नमस्ते। आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी की गहराई में उतरेंगे जो एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हाँ। ये रेमेडी ग्रोथ, डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं कैलकेरिया फॉस्फोरिका की। बिल्कुल, और कैलकेरिया फॉस आप देखें तो एक पजल की तरह है। इसके नाम में कैलकेरिया है, लेकिन इसका पेशेंट उस क्लासिक कैलकेरिया कार्प के पेशेंट जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा। हाँ, वो जो हम सब के दिमाग में बैठा हुआ है, फेयर, फैट, फ्लैबी। तो आज हम बेसिकली एलेन्स कीनोट्स के जरिए इस पजल को सॉल्व करेंगे सही। कि आखिर इस रेमेडी का असली चेहरा, इसका कोर एसेंस है क्या। एग्जैक्टली। मतलब हम सिर्फ सिम्टम्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझेंगे। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। हमारा मिशन ये है कि इस रेमेडी का एक कोहेरेंट पिक्चर बनाएं, जिसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मेंटल सिम्टम्स और इसके कीनोट्स सब एक ही धागे में पिरोए हुए लगें। राइट। तो चलिए पजल के पहले पीस से शुरू करते हैं। अगर ये क्लासिक कैलकेरिया कार्प नहीं है, तो एलेन्स कीनोट्स के हिसाब से कैलकेरिया फॉस का पेशेंट दिखता कैसा है, फिजिकल मेकअप क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। कंफ्यूजन यहीं से क्लियर होता है। एलेन्स कीनोट्स एकदम साफ कहता है कि कैलकेरिया फॉस के पेशेंट्स अनीमिक होते हैं। अनीमिक। हाँ, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, डार्क हेयर, डार्क आईज, और शरीर से पतले दुबले, थिन स्पेयर सब्जेक्ट्स लिखा है। तो जहां कैलकेरिया कार्प में एक एक्सेस है, वहां कैलकेरिया फॉस में एक तरह की कमी है, एक फ्रेजिलिटी है। अच्छा, तो एकदम ऑपोजिट पिक्चर है। मतलब इसका कोर प्रॉब्लम एक्सेस नहीं, बल्कि डिफिशिएंसी या पुअर क्वालिटी है। बिल्कुल। जैसे जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन सीमेंट और सरिया अच्छी क्वालिटी का नहीं है। शायद इसीलिए इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बच्चों और यंग गर्ल्स पर इतना ज्यादा है, जहां ग्रोथ सबसे तेजी से हो रही होती है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है। आप इमेजिन करिए ऐसी लड़कियां जो प्यूबर्टी के टाइम अचानक से बहुत तेजी से लंबी हो रही हैं। एलेन्स कीनोट्स इसे टॉल, ग्रोइंग रैपिडली कहता है। इस रैपिड ग्रोथ के लिए बॉडी को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन इस पेशेंट का सिस्टम वो सिमिलिटी नहीं कर पा रहा। अच्छा। नतीजा, हड्डियां कमजोर या सॉफ्ट हो जाती हैं, या फिर स्पाइन में कर्वेचर आने लगता है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, पर खोखली हो रही है, फाउंडेशन ही कमजोर है। बिल्कुल, और यही चीज हमें बच्चों में भी दिखती है, खासकर जब दांत निकल रहे होते हैं, जिसे फर्स्ट एंड सेकंड डेंटिशन कहते हैं। राइट। बॉडी इतना बड़ा काम कर रही है, लेकिन न्यूट्रिशन ठीक से एब्जॉर्ब न होने की वजह से उन्हें डायरिया और गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एलेन्स कीनोट इसके बच्चे का एक क्लासिक पिक्चर देता है। दुबला पतला, इमैसिएटेड, पेट अंदर धसा हुआ और फ्लैबी, जैसे उसमें कोई ताकत ही नहीं है। हाँ, वो बच्चे जो चलना देर से सीखते हैं या खड़े नहीं हो पाते। तो ये फॉल्टी एसिमिलेशन का आइडिया बार बार आ रहा है। राइट। प्यूबर्टी में अनीमिक गर्ल्स के एक्ने के बारे में भी एलेन्स कीनोट्स में लिखा है। क्या वो भी इसी कोर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है? हाँ, लेकिन वहाँ एलेन्स कीनोट एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बताता है, जो इसको डायग्नोस करने में बहुत मदद करता है। क्या है वो? ये एक्ने ऐसी अनीमिक लड़कियों में होता है जिनको इसके साथ सर के ऊपरी हिस्से यानी वर्टेक्स में हेडेक हो, और गैस की प्रॉब्लम हो जो खाना खाने से बेहतर होती है। अच्छा, ये तीनों चीजें एक साथ। हाँ। ये ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, एक्ने, वर्टेक्स हेडेक और फ्लैटुलेंस रिलीव्ड बाय ईटिंग, इसका एक छोटा सा लेकिन पक्का कीनोट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका फिजिकल मेकअप कमजोरी और इम्परफेक्ट ग्रोथ को दिखाता है। यहाँ से एक लॉजिकल सवाल उठता है, क्या ये फिजिकल फ्रेजिलिटी उनके इमोशनल स्टेट में भी झलकती है? हाँ, बिल्कुल। मतलब एक इंसान जो अच्छी हड्डियां नहीं बना पा रहा, वो इमोशनल शॉक्स को भी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता। ये इस रेमेडी के दिल तक पहुंचने वाला सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। एलेन्स कीनोट्स इसके मेंटल स्टेट का सबसे बड़ा पॉइंट यही बताता है। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, यानी दुख, अकेलेपन या प्यार में निराशा के बाद होने वाली तकलीफें, जैसे कोई इमोशनल शॉक लगा हो और बॉडी उससे रिकवर ही नहीं कर पा रही, उस सदमे को असिमिलेट ही नहीं कर पा रहे। ग्रीफ तो कई रेमेडीज का सिम्टम है, जैसे इग्नेशिया है, नेट्रम म्योर है। तो कैलकेरिया फॉस के ग्रीफ में क्या खास है? व्हाट्स इट्स यूनिक फ्लेवर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इग्नेशिया को ग्रीफ अचानक होता है, तूफानी, हिस्टेरिकल। नेट्रम म्योर का ग्रीफ पुराना, दबा हुआ रहता है। हाँ। कैलकेरिया फॉस का ग्रीफ पेशेंट को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ड्रेन कर देता है। वो उस दुख से आगे नहीं बढ़ पाता, और उसका असर उसके फिजिकल न्यूट्रिशन पर साफ दिखने लगता है। अच्छा।
इसके साथ इनवॉलंटरी साइंग यानी बेवजह लंबी सांसें लेना भी इसका एक सिम्टम है, बिल्कुल इग्निशा की तरह। और एक बहुत ही अनोखा मेंटल सिम्टम है जो इसकी पहचान है। एलन स्कीनोट्स कहता है, फील्स कंप्लेन्स मोर व्हेन थिंकिंग अबाउट देम। जब वो उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, पेशेंट जब तक अपने काम में बिजी है, लोगों से बात कर रहा है, तब तक वो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो अकेला बैठता है और अपनी बीमारी के बारे में सोचने लगता है, उसकी सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। दर्द, बेचैनी, सब कुछ। उसका दिमाग उस तकलीफ पर अटक जाता है। मतलब अ माइंड दैट कैन नॉट प्रोसेस थिंग्स एंड मूव ऑन, चाहे वो ग्रीफ हो या फिजिकल पेन। ये तो फॉल्टी एसिमिलेशन के कोर आइडिया से बिल्कुल जुड़ा हुआ लगता है। करेक्ट, अ फेलियर टू प्रोसेस इनपुट्स। ओके, तो अब देखते हैं कि ये फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और पुअर एसिमिलेशन का थीम बॉडी के अलग-अलग सिस्टम्स में कैसे दिखता है। लेट्स स्टार्ट विद द हेड, खासकर बच्चों में। हेड में इसका सबसे बड़ा रोल बच्चों की बीमारी रैकेटिस या रिकेट्स में है। ऐसे बच्चे जिनका सर का साइज शायद नॉर्मल से बड़ा लगे, लेकिन जब आप उनकी सर की हड्डियों यानी क्रेनियल बोन्स को छूते हैं तो वो कागज की तरह पतली महसूस होती हैं। नाजुक। हाँ, एलन स्कीनोट्स कहता है थिन एंड ब्रिटल। और बचपन में सर के ऊपर जो नरम जगह होती है, फॉन्टेनल्स, वो या तो देर से बंद होती हैं या बंद होकर फिर से खुल जाती हैं। तो फिर से वही बात, बॉडी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रॉ मटेरियल यानी कैल्शियम और फॉस्फेट ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, फाउंडेशन ही वीक है। और हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स का क्या? ये तो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। इसके पीछे भी यही लॉजिक है। ये कोई आम सरदर्द नहीं है, ये ऐसी लड़कियों का हेडेक है जो पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस लेती हैं। ओके। दिमागी मेहनत से यानी मेंटल एक्सर्शन से उनका दिमाग थक जाता है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को झेलने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रहा। इस हेडेक के साथ अक्सर डायरिया भी रहता है। तो ब्रेन और गट दोनों ही स्ट्रेस और माल एसिमिलेशन के साइंस दिखा रहे हैं। राइट। और इस फॉल्टी कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा सबूत तो शायद नॉन यूनियन ऑफ बोन्स है। बिल्कुल, अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है और हड्डी जुड़ नहीं रही, तो ये रेमेडी हड्डी जोड़ने वाले टिश्यू, जिसे कैलस कहते हैं, उसको प्रमोट करती है। अच्छा। ये ऐसी सिचुएशन है जहां बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो गया है। कैलकेरिया फॉस उसको रीस्टार्ट करती है। बहुत क्लियर। तो अगर बॉडी को न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा, तो हमें प्रॉब्लम के सोर्स पर जाना होगा, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। वहां क्या गड़बड़ चल रही है? एलन स्कीनोट्स वहां भी कुछ बहुत स्पेसिफिक और अजीब सिम्टम्स बताता है, जैसे नए पैदा हुए बच्चों की नाभि से, नेवल से खून जैसा फ्लूइड रिसना। ओह। इसके अलावा बच्चा जब भी कुछ खाने या दूध पीने की कोशिश करता है, उसके पेट में मरोड़ यानी कॉलिकी पेन्स उठना शुरू हो जाते हैं। खाते ही? हाँ, वो खाना देखते ही डरता है क्योंकि उसे पता है कि खाते ही दर्द होगा। ये साफ साफ रिजेक्शन ऑफ फूड का साइन है। और वो एक गोल्डन की नोट, फिस्चुला इन एनो ऑल्टरनेटिंग विथ चेस्ट सिम्टम्स। ये एग्जाम में हम सब रटते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब है? ये सिम्टम पेशेंट की लो इम्यूनिटी और बिखरी हुई लाइफ फोर्स को दिखाता है। इसका मतलब है कि गुदा द्वार में जो फिस्चुला है, जब वो ठीक होता है तो बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। तो बीमारी कहीं और चली जाती है। हाँ, बीमारी अपना रूप बदलकर छाती या लंग्स में चली जाती है, जैसे खांसी या सांस की तकलीफ। और जब चेस्ट सिम्टम्स में आराम मिलता है तो बीमारी वापस फिस्चुला के रूप में आ जाती है। वाह। इसके साथ पेशेंट में एनिमल हीट यानी शारीरिक गर्मी की कमी होती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ये एक कमजोर सिस्टम की निशानी है। ये ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स तो एक शॉर्ट इंडिकेशन है। तो फॉल्टी न्यूट्रिशन फ्रॉम द गट लीड्स टू वीक बिल्डिंग मटेरियल्स। इसका असर सीधा बॉडी के सबसे बड़े स्ट्रक्चर यानी स्पाइन और हड्डियों पर पड़ता होगा। वही पैटर्न जारी रहता है। स्पाइन कमजोर हो जाती है, वीक, इसलिए उसमें झोंका यानी कर्वेचर आने लगता है। एलन स्कीनोट्स ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कर्वेचर खासकर लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में? हाँ। और गर्दन इतनी कमजोर हो जाती है कि बच्चा सिर को संभाल नहीं पाता, सिर लुढ़कता रहता है। ये एक्सट्रीम वीकनेस है। और इसका गठिया यानी र्यूमेटिज्म, उसका भी एक बहुत टिपिकल पैटर्न बताया जाता है। हाँ, इसका गठिया मौसम के साथ चलता है। जैसे ही ठंड और नमी वाला मौसम आता है, इसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। एलेंस की कीनोट्स लिखता है, एवरी कोल्ड चेंज ऑफ वेदर। गर्मियों में, बसंत में, जब मौसम ड्राई और वार्म होता है, ये ठीक हो जाता है, और अगली सर्दियों यानी ऑटम में फिर लौट आता है। एक साइकिल चलता रहता है साल दर साल। तो ये वर्स फ्रॉम कोल्ड एंड डैम्प का पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। ये हमें इसकी मोडालिटीज तक ले आता है।
तो आराम कब मिलता है और तकलीफ कब बढ़ती है। बिल्कुल साफ सुथरी मोडालिटीज हैं इसकी, याद करने में बहुत आसान। एग्रेवेशन यानी तकलीफ बढ़ती है नमी से, ठंड से, बदलते मौसम से। ओके, खासकर पूरब की हवाओं, ईस्ट विंड से, और जब बर्फ पिघलती है उस टाइम की नमी से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मेंटल एग्जर्शन से भी तकलीफ बढ़ती है। और आराम? अमेलियोरेशन यानी आराम मिलता है गर्मियों में और गर्म सूखे माहौल में। बेसिकली इसके पेशेंट को ठंड और नमी से नफरत है और गर्मी और सूखेपन से प्यार है। सो ठंड से दुश्मनी, गर्मी से दोस्ती, ये सुनने में रस्ट टॉक्स जैसा भी लगता है। दोनों को डैम्प वेदर में तकलीफ होती है, तो इन्हें मिक्सअप करने से कैसे बचें? बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। रस्ट टॉक्स का पेशेंट रेस्टलेस होता है, उसे फर्स्ट मोशन में एग्रेवेशन होता है, लेकिन कंटिन्यूड मोशन से आराम मिलता है। राइट। कैलकेरिया फॉस में ऐसी रेस्टलेसनेस नहीं है, इसका दर्द कांस्टेंट रहता है मौसम के हिसाब से। और कैलकेरिया फॉस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर है, डार्क, थिन, एनीमिक, वो रस्ट टॉक से बिल्कुल अलग है। परफेक्ट। अब आखिर में एलन स्कीनोट्स इसके दूसरी रेमेडीज के साथ रिलेशंस के बारे में क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल, सिलीशिया भी एक थिन चिली रेमेडी है जिसमें बोन इश्यूज होते हैं। इनमें क्या फर्क है? एलन स्कीनोट्स इसका एक बहुत क्लियर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताता है। कैलकेरिया फॉस और सिलीशिया दोनों दुबले पतले चिली पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, लेकिन सिलीशिया का एक बड़ा कीनोट है सर पर बहुत पसीना आना, प्रोफ्यूज स्वेट ऑफ हेड। हाँ, खासकर सोते समय। एलन स्कीनोट्स कहता है कि कैलकेरिया फॉस में ये सिम्टम नहीं होता और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी रूटा है। ये भी लिखा है कि ये आयोडम, सोरिनम, सल्फर जैसी डीप एक्टिंग रेमेडीज से पहले दी जाए तो अच्छा काम करती है। तो हमने इस पजल के सारे पीसेस को जोड़ लिया है। अगर इस पूरी बातचीत को समराइज करें तो कैलकेरिया फॉस्फोरिका का वो सेंट्रल आइडिया क्या है जो इसके हर सिम्टम को बांधता है? इसका कोर आइडिया एक ही लाइन में है, इम्परफेक्ट असिमिलेशन। चाहे वो प्लेट में रखा हुआ खाना हो, दूध में कैल्शियम हो, या जिंदगी का कोई इमोशनल शॉक हो, इस पेशेंट का सिस्टम उसे ठीक से एब्जॉर्ब, प्रोसेस और इस्तेमाल नहीं कर पाता। शरीर को लग नहीं रहा। बिल्कुल, खाना पेट में जा रहा है लेकिन शरीर को लग नहीं रहा। इसीलिए हड्डियां, दिमाग और पूरा सिस्टम कमजोर रह जाता है। इट इज अ स्टेट ऑफ मैलन्यूट्रिशन एट एवरी लेवल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। बिल्कुल सही। इसका पेशेंट प्रोफाइल जो डार्क, थिन और एनीमिक है, इसके एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ जो इमोशनल न्यूट्रिशन की कमी को दिखाता है, और इसके अनोखे कीनोट्स जैसे फिस्टुला ऑल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम्स, ये सब उस इम्परफेक्ट एसिमिलेशन की ही अलग अलग शक्लें हैं। एग्जैक्टली। और इस चर्चा के अंत में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर कैलकेरिया फॉस्फोरिका का रूट कॉज फेलियर टू असिमिलेट है, तो क्या आज के दौर में जहां हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कांस्टेंट स्ट्रेस और इमोशनल टर्मोइल से घिरे हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक कैलकेरिया फॉस स्टेट में नहीं जा रहे हैं? एक ऐसी स्थिति जहां हम इतना कुछ ले तो रहे हैं पर उसे प्रोसेस या एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। इस पर जरूर सोचिए।